हम आपको बताते हैं बायोडिजल होता क्या है। ये एक प्रकार का हमारा मतलब कि ये नॉन पॉल्यूशन मतलब जिसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, जो हमें सस्ते बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, कम कीमत पे प्राप्त होता है और उस प्रकार का डीजल है। और इसका मतलब कि जो वातावरण को हमारा स्वस्थ मतलब सही किए रहता है और हमारी जो गाड़ियों में इंजन यूज होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है और रेडिएबल इससे हम मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इकोनॉमिकल ये हमारे लिए मतलब आर्थिक दृष्टि से जो होता है ना, ये बायोडीजल वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। अभी इसके शर्तों के मतलब कि इसका जो शर्त है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो हम सबसे पहले सीड्स को देखेंगे, उसके बाद हम सीड्स हो गया और उसके बाद फ्रूट वेजिटेबल ऑयल जो हमारा कच्चा वेजिटेबल ऑयल होता है ना, हम इसको जैसे पेड़ पौधों या फिर जो हमारा वेजिटेबल सब्जियां होती है उसके मतलब फ्रूट वेजिटेबल उसके उस ऑयल के थ्रू हम लोग ये अपना ये बायोडीजल का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल, फिर उसके बाद यहाँ से प्राप्त होगा हम लोग इसमें मिक्सर करते हैं अल्कोहल, उसके बाद हमारा बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इसे अपने मोटर व्हीकल्स जैसे मोटर गाड़ी फैक्ट्रियों में ये हम उनको चलाने के लिए हम उनका यूज करते हैं। अब हम जो बायोडीजल होता है उसको हम कहाँ यूज करते हैं ये जानते हैं। बस ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी में यूज करते हैं, डोमेस्टिक हैंड हीटिंग ऑयल में करते हैं, बॉयलर में यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में करते हैं, ट्रक में करते हैं, स्टीम शिप में करते हैं, जो भाप का हमारा शिप होता है उसमें यूज करते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट में करते हैं। जैसे कि कई होती है इंजन होते हैं ना जो हमारा फ्यूल से चलता है उसमें यूज करते हैं। जनरेटर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं बायोडीजल का, क्योंकि ये हमारा वातावरण बोलते हैं ना कि ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है और नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसका क्या है ना, ये जो हमारा बायोडीजल जो है ये हमें आम डीजल के मुकाबले 40 उसका जो हमारा डीजल का जैसे दाम हो गया अगर मान लीजिए 80 रुपये हो गया डीजल का दाम हो गया है तो उसका 40% मतलब कि लगभग 30 से 35 रुपये तक में हमें ये बायोडीजल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या है ना, जो बायोडीजल होता है उसमें लो कार्बन मिश्रण होता है, मतलब कि इसमें कार्बन की मात्रा जब ये जलता है तो कार्बन बिल्कुल ही नहीं उत्पादित करता है और इसमें जो लुब्रिकेंट्स की मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, नॉन टॉक्सिक है, सेफ टू हैंडल, इसे बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो हम इसका सबसे पहले एडवांटेज देखेंगे रिन्यूएबल है और लो कार्बनिक मिश्रण मतलब कि कार्बन बहुत ही कम छोड़ता है, बायोडिग्रेडेबल है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं, इंजन परफॉर्मेंस इससे बहुत ही अच्छा होता है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट अत्यधिक इसका नहीं मतलब कि अत्यधिक है अत्यधिक है, डायरेक्ट मेटल यूज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बहुत ही अभी सीमित मात्रा में इसका अभी मतलब कि उतना ज्यादा ये हमारे पास है नहीं, इसकी मात्रा बहुत ही सीमित है अभी। और परफॉर्मेंस नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना इसमें बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है जो कि मैकेनिकल का पार्ट है नैनो रोबोटिक्स। तो इसका निर्माण प्रोफेसर लोरिया तानिगुची ने किया था। नैनो मशीन और प्रौद्योगिकी पहल के तहत प्रारंभ किए गए प्रोत्साहन गतिविधियों के आधार पर भारत सरकार ने मई 2017 में नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर नैनो मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अगर इसके नैनो रोबोट्स कहाँ इंजेक्ट किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। निदान चिकित्सा और सर्जरी के लिए जैसे हम मेडिकल लाइन में इसका यूज कर सकते हैं, छोटी हमारे अंदर जो छोटी सी सबसे छोटे मतलब सर्जरी के लिए जहां हम ऑपरेशन करते हैं सबसे छोटे जहां पे हमारा हाथ सही से नहीं पहुंच पाता है वहां पे ये हमारा नैनो रोबोट जो होते हैं वो आसानी से पहुंच के वहां पे टैबलेट्स को पहुंचाते हैं, हमारे दवा को पहुंचाते हैं वहां पे। और निदान चिकित्सा और सर्जरी के लिए नैनो रोबोटिक का नैदानिक उपयोग उन्हें अंतःशिरा मार्ग के
इंजेक्ट करके पूरा किया जा सकता है। नैनो रोबोटिक्स को प्राप्तकर्ता के शरीर में अंतःशिरा द्वारा इंजेक्ट किया जा सकता है। और इसके हम अगर भविष्य के बारे में बात करें तो नैनो रोबोटिक्स को रोगग्रस्त कोशिकाओं तक सीधे दवा पहुंचाने, दुष्प्रभाव को कम करने और उपचार की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करके यह सटीकता कैंसर थेरेपी में क्रांति ला सकती है। नैनोमीटर अगर नैनो रोबोटिक्स अगर हम बात करते हैं तो नैनो का मतलब है हमारा सबसे अति सूक्ष्म, जैसे कि 1 मीटर का 1 अरबवां भाग हो, इतना छोटा हम रोबोट बना सकते हैं और उसे हम मेडिकल लाइन में यूज करते हैं। ये हमारा कुछ पिक्चर है उसका नैनो रोबोटिक्स का, जो हमारे बॉडी पार्ट के अंदर टैबलेट हम दवा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये देखिए हमारा ये नैनो रोबोटिक्स ही है। थैंक यू। तो इस सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए हम ऋषभ सिंह सिविल सेकेंड ईयर को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। वो आकर आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कमी के कारण इसका उपयोग किया जाता है। जीवात्म डीजल अपना के रूप में किया जाता है। इसके किसी भी अनुपात में पेट्रोलियम डीजल ईंधन के साथ में मिलाया जा सकता है और बायोडीजल मिश्रण का उपयोग लगभग सभी डीजल इंजनों और वाहनों में किया जाता है। बायोडीजल हमारा सस्ता होता है और आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम उत्पन्न होता है। जीवात्म ईंधन जो है हमारा, उसकी कमी के कारण बायोडीजल का निर्माण उसका प्रयोग करते हैं। दो 2007 में ब्रिटिश रॉयल ट्रेन ने 100% बायोडीजल ईंधन से अपनी ट्रेन चलाई थी। ये पहला ऐसी ट्रेन थी जो 100% बायोडीजल से चलाई गई थी। बायोडीजल हमारा जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करता है और जो हमारा जीवात्म ईंधन है वो कार्बन की मात्रा को अधिक उत्सर्जन करता है, इसलिए वो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। बायोडीजल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। पहले सिविल सेकेंड ईयर पूरा भी मैकेनिकल फर्स्ट ईयर। सिविल सेकेंड ईयर से उमा सम्राट तिवारी आएंगे यहाँ पे। उमा सम्राट क्या बायोडीजल एक ऐसा पेट्रोल डीजल है जिससे कि वाहनों को चलाने के लिए वनस्पतियों से तैयार किया जाता है और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है पॉल्यूशन बहुत कम होता है और इसको गाड़ियों में लगभग सभी गाड़ियों में कार में यूज किया जाता है। तो बायोडीजल नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। यह परंपरागत ईंधनों का एक विकल्प है। इसको भविष्य में इंजन का ईंधन माना जा रहा है। बायोडीजल में पेट्रोलियम नहीं होता है, किंतु ऐसे
होता है। बायोडीजल में वनस्पति तेल से प्राप्त अन्य वैकल्पिक ईंधन से भिन्न है। बायोडीजल को बिना किसी परिवर्तन के ही डीजल इंजनों में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि वनस्पतियों तेल से प्राप्त इंजनों में केवल प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह दूसरे इंजनों की भांति पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होता है। इसके अलावा यह ऐसे स्रोतों से प्राप्त होता है जो पुनः नवीन किए जा सकते हैं। परंपरागत ईंधन की तरह यह प्रदूषण करने वाला नहीं होता है। बायोडीजल जो हमारा होता है ना, हम सिर्फ इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं कि हमारे गाड़ियों में बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है हमें और कम पोल्यूशन छोड़ता है, इसलिए नहीं यूज करते हैं हम, बल्कि इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि भविष्य में आने वाली हमारा जो प्रकृति से ईंधन प्राप्त होता है, जो कमी होने वाली है हमें, उस कमी को दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हर्ष तिवारी सिविल सेकेंड ईयर में बुलाना चाहेंगे। Good afternoon, respected teachers and seniors and all my juniors. Today's topic is biodiesel. बायोडीजल क्या है? पहले समझते हैं बायोडीजल की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास पहले से फ्यूल था, चला आ रहा था, क्रूड ऑयल जो हम धरती से निकालते थे, फॉसिल फ्यूल ऑयल से करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल निकालते हमें यह अनुमान लगा कि फ्यूचर में कभी ये खत्म भी हो सकता है। अगर ये खत्म होगा तो इसका अल्टरनेटिव हम क्या रखेंगे, खत्म होगा तो किस चीज़ का यूज करेंगे। तो लोगों के दिमाग में कहा है कि कोई ऐसा हम लोग फ्यूल बना लें जो कि रिन्यूएबल हो, पहला। एक दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिसिटी भी इंडिया में अभी तो फिलहाल कोयले से बनाई जा रही है, जो कि वो भी फॉसिल फ्यूल ही है। तो उसका बेस्ट आया लोगों के दिमाग में कि बायोडीजल का यूज किया जाए। बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल एक ऐसा फ्यूल है जो कि हम ऐसे पेड़ पौधों से या फिर कहें कि फैट, एनिमल फैट से भी बनाते हैं इनको। जैसे पेड़ पौधों जैसे कुछ बीज हो गया या उनके फ्रूट्स हो गए किसी कुछ ट्रीज के, उनका यूज करके उनको पीस के मिल्स में उनमें जो ऑयल निकलता है उसको रिफाइन करके कई चीज़ों के रूप में यूज किया जाता है। जैसे एज अ वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं और रिफाइन करते हैं उसको, तो एज अ फ्यूल यूज करते हैं गाड़ी चलाने के काम में लेने के लिए। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि कार्बन सबसे कम एमिट करता है और फ्यूल के कंपेरिजन में, और रिन्यूएबल भी है, इजीली अवेलेबल तो नहीं है, इसको बनने में भी टाइम लगता है, टाइम टेकन है, और ये भी अभी लिमिटेड अमाउंट में है। और जितने भी अभी तक हमारे इंजन बनाए गए हैं सारे इंजन इस डीजल को भी सपोर्ट नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। कई केसों में बायोडीजल का यूज जो नॉर्मल फ्यूल पेट्रोलियम आते हैं हमारे, उनमें कुछ % बायोडीजल का एडिशन करके हम यूज कर रहे हैं कई जगहों पे। इस समय जो सबसे बेस्ट बायोडीजल है उसका नाम है B100, क्योंकि गाड़ियों को चलाने में यूज लिया जा रहा है। अभी हमारे क्लास के ऋषभ सिंह ने बताया कि सबसे पहला 100% बायोडीजल का यूज करके कोई इंजन रन किया गया था 2007 में ब्रिटिश साइंटिस्ट द्वारा, और इसीलिए क्योंकि 2007 में पहला इंजन रन किया गया, इसीलिए अभी तक सारे इंजन ऐसे कैपेबल नहीं है जो कि 100% बायोडीजल चल सकते हैं। मैकेनिकल फर्स्ट ईयर
और पर्यावरण सफाई जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। नैनो रोबोट्स के उपयोग से लागत बचत यानी कॉस्ट सेविंग्स और बेहतर दक्षता यानी कि इफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे स्वास्थ्य देखभाल में नैनो रोबोट्स का उपयोग किया जा सकता है जो रोगी को आवश्यक दवा की मात्रा को कम कर सकता है और दुष्प्रभावों यानी कि साइड इफेक्ट्स को कम कर सकता है। यह स्पष्ट है कि नैनो रोबोटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाने और समाज को कई तरीकों से लाभ पहुंचाने की क्षमता है। नैनो रोबोटिक्स की चुनौतियां हैं। नैनो रोबोटिक्स के विकास और कार्यान्वयन में कई चुनौतियां शामिल हैं, जिनमें से पहली है तकनीकी जटिलता। नैनो रोबोट को डिजाइन करना और उसको संचालित करना एक जटिल प्रक्रिया यानी कि एक बहुत ही हार्ड वर्क है। ये टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। और दूसरा इसमें है सुरक्षा संबंधी चिंताएं, जैसे कि इसका चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा उपचार में प्रयोग करने के लिए जो डिजाइन तैयार किए जाते हैं रोबोटिक्स के, अगर वो कुछ में इशू रह गए हैं, कुछ खराब होने की स्थिति में, तो रोगियों को नुकसान होता है। तीसरा इसमें है फंडिंग और संसाधन यानी कि रिसोर्सेज क्या हैं। तो नैनो रोबोटिक्स का जो विकास होता है वो काफ़ी महंगा होता है और इसके लिए विशेष उपकरण और विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। बिना उनकी आवश्यकता के इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। नैनो रोबोटिक्स के अनेक अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से इनके विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होते हैं, जैसे बेहतर चिकित्सा उपचार में, पर्यावरण सफाई में और अंतरिक्ष अन्वेषण अर्थात स्पेस एक्सप्लोरेशन। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए भी किया जाता है। चिकित्सा, विनिर्माण, पर्यावरण मॉनिटरिंग और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, क्योंकि इनकी क्षमता होती है अणु या परमाणु स्तर पर वस्तुओं को मोल करने की। इसके यूजर्स क्या होते हैं, यूजर्स के बारे में, तो नैनो रोबोटिक्स का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा में नैनो रोबोटिक्स का उपयोग दवाओं को सीधे रोगी के शरीर में पहुंचाने में किया जा सकता है, जिससे इसकी अस्थिरता कम हो सके। या रोबोटिक्स विनिर्माण में भी उपयोगी हो सकता है, जैसे कि उत्पादों की विधि को सुधारने में और संचालन को अधिक ठीक करने में। इसके अलावा ये पर्यावरण मॉनिटरिंग, अभिलेखन और संदेश भेजने के क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकते हैं। एडवांटेजेस इसके नैनोमेटर इस्तेमाल, ये नैनो रोबोटिक्स चिकित्सा में दवा पहुंचाने, इलाज करने और रोगों के निदान में मदद कर सकते हैं। पर्यावरण मॉनिटरिंग, इन रोबोट्स का उपयोग जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की निगरानी के लिए किया जाता है। और इसकी सुरक्षा में क्या होता है कि नैनो रोबोट्स का उपयोग सुरक्षा संबंधी कार्यों में किया जा सकता है, जैसे कि जासूसी और जांच के लिए। और इसके डिसएडवांटेज, प्रौद्योगिकी सीमाएं,
की प्रक्रिया में है और तकनीक सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है। नैनो स्केल मटेरियल की उपलब्धता, नैनो रोबोटिक्स के लिए आवश्यक मटेरियल्स की उपलब्धता और इनका उत्पादन मुश्किल हो सकता है, और इसका यूज इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत महंगा कॉस्टली पड़ता है और इसका सेटअप भी काफ़ी मतलब मुश्किल होता है। नैनो रोबोटिक्स को टॉपिक नैनो रोबोटिक्स टॉपिक पर लेकर आ रहे हैं नितिन यादव, जो कि मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। और फर्स्ट ईयर में देखिए एक चला दिया। Hello, good afternoon. My name is Nitin Yadav, and good afternoon all my dear students sir and all junior brothers. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज एक सेमिनार में उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है नैनो रोबोटिक्स। नैनो रोबोटिक्स एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सूक्ष्म या छोटा। नैनो रोबोटिक्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को काम में लिया जाता है। नैनो रोबोटिक्स का इस्तेमाल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस में भी फील्ड्स में भी किया जा सकता है। इस तरह नैनो रोबोटिक्स ऐसी टेक्नोलॉजी या अप्लाइड साइंस है जो 100 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स पर काम करती है। इससे बने प्रोडक्ट्स आकार में छोटे होंगे, वजन में हल्के होंगे और कीमत में तुलनात्मक रूप से सस्ते, और इनको बनाने में रॉ मटेरियल भी कम लगेगा। नैनो रोबोटिक्स एक अंतर विषय क्षेत्र है जो नैनो इसके पर रोबोट विकसित करने के लिए नैनो रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी और सामग्री विज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ता है। नैनो रोबोटिक्स के उपयोग से चिकित्सा, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण सफाई जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। नैनो रोबोटिक्स नैनो स्केल पर रोबोट का उपयोग करके काम करते हैं जिन्हें नैनो रोबोट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ाते हुए हम प्रिंस पांडे जो मैकेनिकल सिविल के छात्र हैं और अपने Thanks for giving me a golden chance for all of the podium. I respected teachers and my dear friends and my seniors. Good afternoon to all of you guys. about nano robotics. What is the nano robotics? Nano robotics होता है रोबोट को सर्वप्रथम ग्रीक नगर को प्रेरित द्वारा 1931 में ड्रामा द्वारा प्रयोग किया गया। 1939 में एक वैज्ञानिक आइजैक एसिमोव ने एक अनुमान पारित किया जिसमें रोबोट का विवरण किया गया था, जिसमें रोबोट का प्रथम भाग रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने रोबोट के लिए तीन नियम पारित किए जो नियम है। प्रथम नियम ये कभी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि मनुष्य ने जब इसको बनाया तो ऐसा बनाना कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द्वितीय नियम में मनुष्य के सभी आदेशों का पालन करेगा। तृतीय नियम ये अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। जैसा कि हमने मूवी देखा होगा रोबोट, उसमें रजनीकांत होगा हीरो और ऐश्वर्या राय हीरोइन थी। तो क्या रोबोट जो था तो रोबोट रजनीकांत अपने ही सेम उसका रोल बनाया था। तो रोबोट के अंदर मतलब इमोशंस आने लगे थे, तो अपने जैसे वो मतलब 100 रोबोट बना के वो गलत अपना अस्तित्व का गलत उपयोग करता है। तो ऐसा नहीं करना है। रोबोट की संकल्पना वेस्टेज के अनुसार रोबोट एक ऑटोमेटिक उपकरण या यंत्र है जो मानव के लिए समान रूप से कार्य करता है या लगभग मानव बुद्धिमत्ता के समान होता है। रोबोट 3 ब्रांचेस के समावेश से बनता है: यांत्रिक नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, कंप्यूटर नियंत्रण। रोबोट में रोबोटिक्स आर्म्स 3 अक्षों में तथा उड़न करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। नैनोबॉट्स ऐसे रोबोट होते हैं जो बहुत ही विशिष्ट कार्य करते हैं और 50 से 100 मिनट तक चौड़े होते हैं। दवा वितरण के लिए उनका उपयोग बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर रोग प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने से पहले दवाएं पूरे शरीर में फैल जाती हैं। नैनो रोबोट्स की तकनीकी
नैनो रोबोट्स एक अंतर विशेष क्षेत्र है जो नैनो स्केल पर रोबोट विकसित करने के लिए रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और सामग्री विज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ता है। नैनो रोबोट्स के उपयोग से चिकित्सा परियोजना, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण सफाई जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। नैनो रोबोट के सिद्धांत रिचर्ड फेनवेल के अनुसार यह उनके पूर्ण स्नातक छात्र और सहयोगी अल्बर्ट हिल्स थे जिन्होंने मूल रूप से लगभग 1959 में फेनवेल के सिद्धांत सैद्धांतिक सूक्ष्म मशीनें, जैविक मशीनें देखने के लिए चिकित्सा उपयोग का विचार सुझाया। थैंक यू आदर्श दो मैकेनिकल सेकेंड ईयर
स्तर पर विशिष्ट कार्य करने और विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान के कई सफलताएं लेने में मदद करने की उम्मीद की जाती है। जवानी में यह बुलाते था नैनो रोबोट के कार्य नैनो रोबोट नैनो मटेरियल से बने होते हैं जो कार्य को अंजाम दे सकते हैं। वैज्ञानिकों को आशा है कि वे कैंसर कोशिकाओं को मारने सूक्ष्म को दवाओं पहुंचाने और टीकों में सुधार करने के लिए दवा में नैनो रोबोट का प्रयोग करेंगे। नैनो रोबोट का प्रयोग अनुसंधानों में डीएनए जांच से जिसमें जिंक सामग्री और सेल विशिष्ट विपरीत वाहनों के रूप में भी किया जा सकता है। सहारा अब तक सब सहारा लेना मैंने ये लिखा देख रहे हैं तो पढ़ भी नहीं पा रहे अब लिखना है सचिन क्लास कितना थर्ड ईयर सर हो गए बोल थोड़ा सा रूम साथ में ये सब नैनो रोबोटिक्स से मिलकर बना है। तो इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो मेडिकल के क्षेत्र में और औद्योगिक के क्षेत्र में किया जा रहा है। मेडिकल में सबसे अधिक उपयोग इसलिए साबित हुआ है क्योंकि हमारे बॉडी में देखेंगे कि ऐसे होता है कि जैसे कि सर्जरी या ऑपरेशन हो गए उसके बाद भी सही चीज़ें नहीं मिलती, तो ये अति सूक्ष्म होता है। इसको सर्जरी के द्वारा आसानी से बॉडी के अंदर इम्प्लांट करना बहुत आसान होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि दवा ले रहे हैं फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ये मॉनिटरिंग करता है। जैसे कि किसी को मान लीजिए शुगर है तो मान लीजिए कि अगर फिर भी उसको दवा दिया जा रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन फिर भी लग रहा है, फिर उसमें अगर बदलाव नहीं आ सकता, ये क्या करता है मॉनिटरिंग करके बताता है कि किस समय कि उसकी क्या स्थिति क्या होती है। जैसे कि अगर वो खाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से करता है। मान लीजिए कैंसर है, ज़्यादातर इसका उपयोग देखा जाए तो कैंसर उपयोग के लिए लाया गया था, लेकिन कैंसर में भी इतना साबित हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत महंगा भी है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बहुत महंगा है, इस वजह से इसका बहुत अधिक उपयोग भी नहीं लिया जा रहा है। और कहते हैं रिस्क नहीं है, रिस्क लेकिन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसको मॉनिटरिंग करना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। हो सकता है कि असफल हो जाए तो ये बॉडी को रिएक्ट करके हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसलिए इसका उपयोग धीरे धीरे मेडिकल क्षेत्र में बढ़ाया जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इतना सफल साबित नहीं हुआ।
डॉन बहादुर पटेल सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे, वो आए, इसका कंक्लूजन दे और सिविल थर्ड ईयर के बारे में 4 शब्द कहें। ऐसा नहीं किसी के प्रति हमारा ऐसा कुछ रोल नहीं है, जिसको पार्टिसिपेट होना है वो पार्टिसिपेट होगा। मैंने पहले ही कहा था कि 12 मार्क्स के ये हैं जो कि आपके इंटरनल मार्क्स में ऐड होते हैं, वो स्वेच्छा आपकी है। सेमिनार इसलिए होता है कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो और बोलने की शैली आपको आगे की हो। कभी भी आप भय डर बगैर बताए बगैर टॉपिक के कुछ भी ना हो तो भी आप बोल सकें, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हमको कहा गया कि आप आइए, आप कंक्लूजन दीजिए, इंट्रोडक्शन। हमारे पास कोई भी ऐसा मैटर है नहीं जो कि मैंने पढ़ा हो और देखा और जाना, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि साफ साफ वर्डों में लिखा है नैनो रोबोटिक्स। मैं तो ये जरूर जानता हूँ कि पहला नंबर तो रोबोटिक्स क्या होना चाहिए, जो कि वो काम करे किस पे, नैनो सूक्ष्म चीजों पे। इट मीन्स 10 की पावर 9। एक नैनो की वैल्यू कितनी होती है? 10 पावर -9। इसका मतलब आप खुद समझ रहे होंगे, 10 की पावर -9 मतलब 1/10 की पावर 9। 1 अगर एक रेशियो रखा जाए और 10 की पावर 9 से डिवाइड किया जाए, उतने सूक्ष्म कणों पे नैनो रोबोट्स काम करें। लेकिन रोबोट्स इतने माइनर चीजों पे कैसे काम करेगा? क्योंकि हमने तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने किसी क्लास में एक लेक्चर लिया था कि नैनो रोबोटिक्स जो होता है वह मानव की समस्त गतिविधियों को, मानव के समस्त गतिविधियों को मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट का मतलब होता है कि वो जैसे हाथ, राइट, लेफ्ट, पैर, ठीक, सारे समस्त गतिविधियों को वो अगर वर्क करता है सेंस करके, क्योंकि उसके अंदर कई भी चीजें लगाई जाती है जो कि बहुत ब्रॉड है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 3 पे ये काम करते हैं: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और थर्ड कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। गलत बोले इलेक्ट्रिकल, जबकि तुम ही लोग पढ़े हो। ठीक, ये 3 का कॉम्बिनेशन होता है। ये 3 जब मिलते हैं तो देखिए माइनर चीजों को कौन पढ़ेगा? कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजें जो कि चिप के माध्यम से या सेंसर के माध्यम से। मैकेनिकल में क्या है? कोई भी चीज मूवेबल पार्ट्स होंगे, मैनिपुलेट करने के लिए कई भी आर्म्स होते हैं, वेलोसिटी दी जाती है, गतिविधियां दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है, कई भी पार्ट्स होते हैं जो कि सबका असेंबल करके तब वो रोबोट्स बनाया जाता है। अब उसी में आपको आगे एक पॉइंट रखा गया है, नैनो रोबोट्स। रोबोट्स हर जगह कार्य करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां रोबोट्स कार्य न कर सके, वो भी मानव के समस्त गतिविधियों को। ये रोबोट्स हम लोग को यहाँ एक टॉपिक दिया गया है, इसमें रोबोट्स के पैटर्न्स में जाकर देखो। इसरो ने ये बनाया, जो मंगल ग्रह पे आपको भेजा गया था, सूर्य पे जो भेजे गए, उन ऐसे फॉलोअर, ऐसे रोबोट्स वर्क्स, मानव की समस्त गतिविधियों को आप यहाँ बैठे हुए वहाँ रोबोट की तरह कार्य करता है। वहाँ कौन कार्य कर रहा है? सारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे। कहीं भी सैटेलाइट का वर्क हो रहा है, वहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर मूवेबल कार्य कर रहा है तो मैकेनिकल के पार्ट हो गए, चिप से रिलेटेड या सेंसर से रिलेटेड
के पार्ट साइड है, वहाँ कोई मानव या कोई गाड़ी आगे पीछे उसको नहीं पुश कर रही, लेकिन जब वो रोटेट करता है तो लगता है कि मानव चल रहा है, कभी स्ट्रेट हो जाएगा, कहीं रोटेट करेगा, कहीं मूव कर जाएगा, कहीं बेंड कर जाएगा, चाहे जिस तरह अभी आप बेंड कर जाएंगे तो आपके हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। अब एक बच्चे ने बताया कि ये नैनो रोबोट्स जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में यूज किया जाता है। सच बात है, कुछ ऐसे माइनर चीजें हैं, माइनर चीजों का मतलब हुआ 1/10 की पावर 9 वैल्यू से भी छोटी चीजें या उससे भी हल्का फुल्का बड़ी हो, उन चीजों को वो आइडेंटिफाई कर सके और मेजर कर सके। हम और आपके बस में नहीं है। तरह तरह की चीजें आ रही हैं, लेजर्स हैं और नैनो रोबोट्स में कई चीजें हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग इनको टॉपिक दिया जाता पढ़ने के लिए, और इससे वास्तव में बेटर जानकारी हम ही आपको मिलती है। आप मेडिकल के क्षेत्र में जाते हो, डॉक्टर बता देता है ऐसे ऐसे हुआ, ये हो गया, आपको रीडिंग पढ़ने नहीं आती, पता नहीं चलता कुछ में क्या कह दिया, क्या समझना है, क्या देखना है। एक अगर पेज अगर लिख करके दे दिया तो आप उसमें समझ नहीं पाते ये क्या है, क्योंकि ये सब चीजें आप उसके बारे में जानते ही नहीं, जानकारी नहीं लेना चाहते। सब चीज जानते, सब चीज देखिए, टॉपिक इसीलिए रखा जाता है। आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, नई नई चीजों को दिया जाता है। अगला है बायो डीजल। सोचिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज हम लोग कई प्रकार के ऐसे फर्टिलाइजेशन करके कई पौधों को तैयार करते हैं जो कि नए तरीके के दिखते हैं। इसी तरीके से कई सालों बाद ये बायोडीजल्स का ये सोचा है, जबकि नाम नहीं याद है, हाँ शंभुनाथ उत्थान, वहां जाकर देखिए जितने भी जंगलों में दाएं बाएं हैं बायोडीजल्स प्लांट लगे हुए, इतने छोटे छोटे घुंघराले फल बनते हैं, हरे हरे कलर, ठीक। और एक नहीं लगे, हम तो जानते हैं लगभग 4-6 लाख पौधे लगे हुए। इनको क्या करते हैं, फल को तोड़ करके फिर उनको, जैसे आप सरसों को तेल बनाते हैं उसी तरीके से इनको भी ऑयल बना करके फिर इनको रिफाइनरी करके फिर ये डीजल के रूप में यूज करते हैं। तो ये इन सब के बारे में गहन अध्ययन करिए, इसको जानने की कोशिश करिए, तो आपको आगे नई चीजों को पता चले। साथ बैठे रहने से चीजें नहीं जानेंगे, जाने के बाद भी जानेंगे, मतलब क्या नहीं। तो मेरा आपसे यही कहना था, और जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको।